हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों, कोरोना ने हमें बहुत सबको सिखा दिया है कि कि सेविंग हमारे लिए कितना ज़रूरी है और सेविंग को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना होता है, वो सब लोगों को पता नहीं होता। सब लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में या फिर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता। तो उनके बारे में हमने सोचा और हमने इनवाइट किया है हमारे चैनल पे फाइनेंशियल एडवाइज़र अमृता देशमुख, जिन्होंने बैंकिंग और ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में 4 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है। और ये म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट और उन्होंने इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन भी किया है। तो दोस्तों, आज उनसे हम बहुत कुछ जानेंगे और सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, कैसे करना चाहिए, म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ शेयर मार्केट के बारे में भी जानेंगे। तो अमृता जी, आपका वेलकम है इस चैनल पे और थैंक यू आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच मुकेश जी, आपने जो इंट्रोड्यूस करवाया है उसके बिहाफ में जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, लर्निंग है मेरी बैंकिंग एंड ब्रोकिंग इंडस्ट्री से, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो भी व्यूअर्स है डेमन टिप्स के, उनको ये जो सेशन रहेगा वो यूज़फुल रहे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके, तो दोस्तों, मैं आपका बिल्कुल टाइम नहीं लूँगा और मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ। जिनके लिए हमने इनवाइट किया है अमृता जी को कि जो हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के बारे में जानेंगे, तो सीधा स्टार्ट करते हैं और सीधा टॉपिक पे बात करते हैं कि अमृता जी, आप हमें बताइए कि फाइनेंस नॉलेज क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज तो यही होता है कि जैसे डे टू डे लाइफ में आपको जो फाइनेंसेस रहते हैं, जो बैंकिंग के लिए आपको जो बैंक अकाउंट रिगार्डिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड, लोन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको डे टू डे इसका जो है ज़रूरत पड़ता है। प्लस इसके साथ साथ जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, इंश्योरेंस हो गया या फिर म्यूचुअल फंड हो गया, तो उसका नॉलेज भी एक बेसिक होना चाहिए। टैक्स प्लानिंग के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से टैक्स लैब में आते हो। तो ऐसी बेसिक जो है, बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज हर इंडिविजुअल को होना चाहिए कि उस बैंक अकाउंट्स हैंडल करना, करंट अकाउंट का क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए हर किसी को। यही एक बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज की डेफिनेशन है। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया बेसिक फाइनेंस नॉलेज के बारे में। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या शेयर मार्केट हमारे लिए सेफ़ है और शेयर मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? शेयर मार्केट सेफ़ है एक तरीके से, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो, रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करते हो, तो शेयर मार्केट सेफ़ है। लेकिन फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी आपके फ्रेंड ने या रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि ये कंपनी के स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर लो, और आपने खुद का कुछ भी रिसर्च नहीं किया और उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो वहाँ पे रिस्क आ जाती है, वहाँ पे लॉस होने के भी चांसेस है। तो अगर आप खुद का प्रॉपर टाइम दे के, प्रॉपर प्लान करके उसमें इन्वेस्ट करोगे, तो सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है शेयर मार्केट भी। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से समझाया है, सब दर्शकों को समझ में आ जाएगा ज़रूर। ठीक है, तो हम उनका समय ना लेते हुए फटाफट से और भी क्वेश्चंस मुझे बहुत सारे आपको करने हैं और फटाफट से वीडियो लंबी ना हो उसके लिए। ठीक है, तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या बिना किसी गोल के हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए, ये तो प्रैक्टिकल ही पॉसिबल नहीं है कि आपका कुछ गोल ही नहीं है और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जैसे आपने लॉन्ग टर्म में कहा, तो लॉन्ग टर्म में कौन से गोल आते हैं? रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चे का एजुकेशन, बच्चे की शादी, तो ये सारे गोल हर किसी के लाइफ में आने हैं। भले वो आज नौकरी कर रहा हो या फिर बिजनेस कर रहा हो। बिजनेस करने वाला भी एक टाइम के बाद अपना बिजनेस अपने बच्चे को या सन या डॉटर को हैंड ओवर करता है, तो वो रिटायरमेंट ही लेता है एक तरीके से। तो उसके बाद की लाइफ भी आपको प्लान करनी पड़ती है। अगर आप किसी गोल को प्लान करके इन्वेस्ट करते हो, तो आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो उस गोल को। अगर आपका कोई गोल ही नहीं है और इन्वेस्टमेंट किया है, तो कभी आप उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दोगे और बीच में वो इन्वेस्टमेंट कभी भी तोड़ सकते हो, कंटिन्यू नहीं करोगे, तो वो चीज़ है। तो प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं है और फिर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो मीनिंगफुल है। ओके, तो ये चीज़ें हैं, मैटर करती है। ठीक है, और
मेरा अगला हाँ। क्वेश्चन ये है कि मैंने बहुत बार मतलब एड्स देखी है म्यूचुअल फंड के बारे में, और आप म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट किया हुआ है आपने, तो आप मुझे ये बताइए कि म्यूचुअल फंड बाज़ार जोखिमों के अधीन क्यों है? देखिए, म्यूचुअल फंड बेसिक कंसेप्ट क्या है म्यूचुअल फंड का, कि एक फंड रहता है जिसमें आपके जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग उसमें जी। इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक फ़ंड मैनेजर रहता है जिसका कम से कम 20-25 साल का इंडस्ट्री का जी। एक्सपीरियंस रहता है, वो फ़ंड को मैनेज करता है। ये हो गया एक बेसिक कंसेप्ट, और वो कहीं पे इन्वेस्ट करता है और अपने फ़ंड को मैनेज करता है। यहाँ पे फ़ंड मैनेजर जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है वो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है, डेट मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट होता है, रियल इस्टेट और गोल्ड में भी इन्वेस्ट होता है। और आप देखोगे कि गोल्ड की प्राइसेस कितनी बिल्कुल। फ्लक्चुएट होती है। अभी धनतेरस आएगी तो जी। गोल्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी कोई यूएस मार्केट में, इंडियन मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई तो अपना स्टॉक मार्केट पे उसका इम्पैक्ट होगा। तो प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है, और उसके वजह से जो फंड है वो भी अपने जो है उसका भी मूवमेंट ऊपर नीचे होता है। तो ऐसा नहीं है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिस्क तो है ही, लेकिन प्रॉफिट होने के भी उतने ही चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल फंड मैनेजर है आपके फ़ंड को हैंडल जी। करने के लिए। ठीक है, तो अमृता जी, इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में आपका क्या कहना है? आपकी राय बताइए। इंश्योरेंस, देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग जितना पर्सनल फाइनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इंश्योरेंस प्लानिंग भी इम्पॉर्टेंट है। इंश्योरेंस जो है आपकी रिस्क को रिड्यूस करता है। मतलब देख लीजिए, कोविड में कितने लोगों की जी। जॉब चली गई, कुछ लोगों की जॉब थी तो सैलरी कम हो गई, और ऐसे में किसी के खर्चे कम नहीं हुए थे। मेडिकल एक्सपेंस देखो, किसी का 10 लाख 20 लाख इतना मेडिकल एक्सपेंस आया था। तो वही अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस करके रखा है फैमिली का, तो वो आपका कवर हो जाता है। ये जो रिस्क है वो जो है रिड्यूस करता है इंश्योरेंस, आपकी ये सारी जो रिस्क रहती है। अब मेडिकल इंश्योरेंस है आपका, तो वहाँ पे बिल अगर 10 लाख का भी निकले तो आपकी पॉकेट से नहीं जा रहा, क्योंकि आपने मेडिक्लेम करके जी। रखा है। वही अगर आप, और एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, अगर कोई पर्सन है जो अकेला ही अर्निंग मेंबर है फैमिली में, और उसकी हाउसवाइफ है एंड बच्चे हैं छोटे, तो वो लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट है एक पर्सन पे। अगर उसकी डेथ हो जाती है अनएक्सपेक्टेड, तो वहाँ पे जो इमोशनल लॉस है वो कोई नहीं कवर कर सकता, लेकिन जो फाइनेंशियल लॉस है वो कवर हो सकता है टर्म इंश्योरेंस अगर आपने लेके रखा हो तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको कहाँ पे आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, या जो अनएक्सपेक्टेड अनप्लान खर्चे आ सकते हैं आप जी। उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो। तो कहीं पे आपके लिए मोटर इंश्योरेंस काम में आएगा, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो रिपेयर का खर्चा वहाँ से निकल सकता है। और मेडिक्लेम मैंने जैसे बताया, टर्म इंश्योरेंस बताया, तो इंश्योरेंस जो है एक रिस्क मैनेजमेंट का टूल आप बोल सकते हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ आपको इंश्योरेंस प्लानिंग भी करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो मेरा अगला क्वेश्चन हमारे ऑडियंस के लिए है कि वो सारे अभी यंग एज में हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि हाँ। उनके बारे में थोड़ा बताइए कि अगर कोई मतलब कोई यंग इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कौन सी हाँ। चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और कौन सी गलतियों से मतलब बचना चाहिए जो नहीं करनी चाहिए, आप बता सकते हैं? मैं यहाँ पे जो 2-3 चीज़ें मेरे इसमें हैं वो मैं शेयर करूँगी आपसे, कि जो भी यंग इन्वेस्टर है, तो स्टार्टिंग में अगर आपको 23 या 24 में आप जॉब स्टार्ट करते हो, तो आपको जो है पता नहीं रहता है कि इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। बेसिकली तब इन्वेस्टमेंट का एम ही नहीं होता है, तब कैसे न्यू जॉब लगती है तो खर्चे, वैकेशन प्लान होते हैं, या कोई महंगा मोबाइल फ़ोन ले लिया है, ऐसे कुछ अपन खर्चे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अपने बहुत साल अपन जो है वेस्ट कर देते हैं। अगर आप जितना जल्दी आपका इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे, उतना जल्दी आपका कॉर्पस बनेगा और आपके गोल्स भी उतने जल्दी कंप्लीट हो गए। तो मैं ये बोलूँगी कि ट्राई करो कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा मैं चीज़ ये बोलूँगी अवॉइड करने के लिए, कि कोई भी क्विक स्कीम रहती है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 21 दिन में पैसा डबल, तो ऐसी जो स्कीम्स रहती है ये सारी स्कीम में ना पड़े, क्योंकि जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आप लो तो हर एक
प्लान का एक टाइम होराइजन रहता है। कोई बोलता है 5 साल में आपको इतना रिटर्न मिलेगा। इवन एफडी के लिए भी आपको 1 साल तक इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। आप 6 महीने की या 3 महीने की एफडी करते हो तो हर जगह टाइम होराइजन है। तो क्विक कोई स्कीम में आप ना फंसे। और मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जितना कम से कम आप लोन या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो उतना कम कीजिए, क्योंकि आप ले लेते हो क्रेडिट कार्ड पे जो भी सामान है या कुछ भी, वो आदत एक आपको लग जाती है, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि जब ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हो तो वहाँ पे इंटरेस्ट भी चार्ज होना चालू होता है। आप इंटरेस्ट भी पे करते हो उसके ऊपर। वैसे ही सेम है लोन के साथ। लोन आपका वो टाइम का तो ज़रूरत ये कर देगा, नीड आपकी पूरी कर देगा, लेकिन बाद में आपको उस पर इंटरेस्ट भी देना है। तो वो डेट ट्रैप में आप मत फंसो। मतलब एक बार वो आदत नहीं लगनी चाहिए लोन और क्रेडिट कार्ड की, तो वो थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। एंड बाकी जो चौथा है कि विदाउट फाइनेंशियल नॉलेज आप किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट मत करो। अगर आपको कोई सजेस्ट भी करता है तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि मुझे इसमें से क्या मिलेगा, क्योंकि आप अपना हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो वहाँ पे। आप मतलब 30 दिन काम करते हो तो सैलरी आती है, तब जाके सैलरी आती है, और आप कहीं पे लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट मुझे कितना पैसा और जनरेट करके देगी आने वाले टाइम में। तो एक ही जगह इन्वेस्ट ना करें, जैसे कि सिर्फ स्टॉक मार्केट है तो स्टॉक मार्केट नहीं। अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो थोड़ा पैसा आप एफडी में रखो, थोड़ा म्यूचुअल फंड में रखो। तो ऐसे करके आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो पोर्टफोलियो को। तो एक ही इन्वेस्टमेंट ये रिस्की हो सकता है। तो ये मेरी जो है, मुझे लगता है ये अवॉइड करना बहुत अच्छा चाहिए। बताया कि मतलब लोन और क्रेडिट कार्ड के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। और मतलब ज़्यादातर यंग एज में हाँ। आने के बाद यही चीज़ों को यूज़ करते हैं लोग। हाँ। मैंने देखा है। हाँ, अभी आप देखो ना कितने लोग रहते हैं जो फ़ोन या कोई भी लैपटॉप वगैरह ले लेते हैं, और उसका आजकल फ़ोन का ड्यूरेशन देखो, कोई भी 1 ईयर या 2 ईयर से ज़्यादा यूज़ नहीं करता है फ़ोन, लेकिन आपको ईएमआई आपका चालू रहता है। तो मतलब ये कैसी इन्वेस्टमेंट हो गई? तो ये तो मतलब एक हो गया कि आपने खुद का पैसा भी लगा दिया और ऊपर से उसके लिए पे भी करते जा रहे हो। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि कितना इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल नॉलेज, मतलब उसके बारे में आप बताइए। देखिए, फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर्सनल फाइनेंस का आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है आज के टाइम में, और आपके खर्चे कैसे हो रहे हैं। मतलब कुछ रहते हैं मैंडेटरी एक्सपेंस, जैसे कि हो गया आपका जो है लोन का ईएमआई जा रहा है, या फिर टैक्स जो कट रहा है, या इन सब चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये हो गए मैंडेटरी। उसके बाद आता है घर खर्चा जो अपने को देना ही है, और उसके बाद तीसरा आ जाता है कि जो भी आप कहीं वैकेशन पे जा रहे हो या अननेसेसरी जो खर्चे होते हैं उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब इतना सब खर्चे निकल जाने के बाद आपके पास बचता क्या है, तो वो आपको देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार आपने पर्सनल फाइनेंस को आपके मैनेज कर लिया तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो, एडिशनल कुछ सोच सकते हो। और अगर आपको ध्यान में आता है कि मेरी इनकम पूरी नहीं पड़ रही है मेरे जो एक्सपेंसेस है उसको कवर करने के लिए, तो वहाँ पे फिर आप जो है पैसिव इनकम जनरेट करने के बारे में सोच सकते हो। तो ये क्लैरिटी मिलती है जब आप आपके पर्सनल फाइनेंस पे फोकस करते हो। और उसके बाद जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हो, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने के लिए भी फाइनेंशियल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी आपको सजेस्ट करता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो या उसमें इन्वेस्ट करो, तो आप देखो कि क्या ये मेरे गोल के लिए सूटेबल इन्वेस्टमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चे के एजुकेशन के लिए करना है और बच्चा अभी 10 साल का है, तो अपने को पोस्ट ग्रेजुएशन 21 साल में आएगा, ग्रेजुएशन जो है 18 साल में आएगा, तो उतना ड्यूरेशन के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वैसे प्रोडक्ट्स देखने होंगे। तो ये क्लैरिटी मिलती है जब आप अपडेटेड रखते हो खुद को, और फाइनेंशियल नॉलेज भी आपको होता है, तो मिससेल होने के भी चांसेस कम है वहाँ पे। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी को फाइनेंशियल नॉलेज होना। सही है, सब लोगों को मतलब ये थोड़ा सा बेसिक फाइनेंस नॉलेज तो होना चाहिए, जो अपने पर्सनल लाइफ में वो जो खर्चे करता है या फिर सेविंग करता है, उसको कहाँ पे लगाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, फ्यूचर प्लान कैसा होना चाहिए, सब कुछ मतलब इतना तो बेसिकली पता होना ज़रूरी है। और इसके लिए मैं मेरे ऑडियंस और सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये बेसिक नॉलेज अगर आपके पास नहीं है और आप जानना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में या फिर आप शेयर मार्केट के बारे में डीपली जानना चाहते हैं, तो अमृता जी से आप मतलब उनकी चैनल है
और उनके चैनल विज़िट कर सकते हैं और डीपली जान सकते हैं। उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट वो देती हैं, ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप वहाँ पे जाओगे तो आप 100% कुछ न कुछ ज़रूर सीखोगे और आप ऐसी गलतियाँ करने से बचोगे जो आपको लाइफ में नुकसान करने के लिए मतलब वो हो। तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप विज़िट करिए और देखिए। फाइनेंशियली सब लोगों को फाइनेंशियली नॉलेज होना ज़रूरी है और फाइनेंशियली सिक्योरिटी हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोरोना जैसी सिचुएशन आ जाती है तो क्या करेंगे? अगर हमारे पास फाइनेंशियल नॉलेज है तो हम उस सिचुएशन को टैकल करके अच्छे से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस आज के इस वीडियो में हमने जो बात की वो आई होप कि आप सब लोगों को अच्छी लगी हो और काम की चीज़ हो, और मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। जय हिंद।